ये देखिए आज का जो क्लास होगा ये क्लास जो है साइंस का होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो क्लास होगा वर्ग 10 के लिए भी होगा, यानी कि वर्ग 10 के लिए साइंस का क्वेश्चन होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन जो है बताना पड़ेगा, आंसर बताना पड़ेगा। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए लगाया जा रहा है। देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सामने क्वेश्चन लाया गया है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है उष्मीय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चुंबकीय और ऑप्शन नंबर सी में दिया है रासायनिक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। देखिए हम बता देते हैं यहाँ पर जो विद्युत धारा विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, हम पिछले वाले वीडियो में भी ये बताया गया था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दूसरा नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप लोग देख लीजिए, इसमें से बताइए कौन सा होगा। आर बराबर वी इंटू आई या ऑप्शन नंबर बी आर बराबर वी बाई आई। ये देखिए ये वी बाई आई है और ऑप्शन नंबर सी आई बाई वी और ऑप्शन नंबर डी वी माइनस आई। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड हो जाएगा, यानी कि सेकेंड नंबर के यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी आर बराबर होता है वी बाई आई। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रतिरोध जो होता है यहाँ पर जो प्रतिरोध लिखा गया है इसको ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ओम में। और ओम का संकेत हमने बना दिया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा मापी जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रतिवर्ती धारा और ऑप्शन नंबर सी में दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर देखिए डिस्ट माने होता है डीसी और प्रत्यवर्ती मतलब होता है एसी। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बैटरी से डीसी मापा जाता है, यानी कि डिस्ट धारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तब सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि दाढ़ी बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है। तो बताइए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर भी कि अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए डॉक्टर इसको जो है आँख, नाक और कान के उपचार में भी करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। और जो गाड़ी होता है इसके हेडलाइट में या सर्च लाइट में भी उपयोग किया जाता है। और आजकल तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इतना सब जान लिया अवतल दर्पण के बारे में, उम्मीद है आप लोग भूलेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक। हर वीडियो में एगो एसआई मात्रक जरूर रह रहा है, एगो या दूगो, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में देता ही देता है। तो देखिए बताइए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम या वाट होगा। बताइए। तो चलिए देखिए यहाँ से 5 नंबर जो है यहाँ पर हो जाएगा विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पर जो एम्पियर लिखा है, एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अब दिया है कूलाम, तो जान लीजिए कूलाम जो है किसका एसआई मात्रक है, आवेश का एसआई मात्रक है। और वाट जो होता है ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। चलिए देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन बता दिए हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का ए नंबर। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताइए 1 नियम है, 2 नियम है, 3 नियम है या 4 नियम है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के बी नंबर। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है कह रहा है कि 1 वोल्ट
क्या कहलाता है, यानी कि 1 वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 जूल प्रति सेकंड कहते हैं, 1 जूल प्रति कूलाम कहते हैं, या 1 जूल प्रति एम्पियर कहते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए 7 का क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो 7 का हो जाएगा बी, यानी कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा में कूलाम। आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए, उपचयन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। बताइए 8 नंबर का कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर है, यहाँ पर 8 का हो जाएगा उपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला जो है 9 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सुचालक मतलब होता है कि इससे जो है बिजली जो है जा सकता है, एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर में देखिए दिया है CU AgAlFe। तो बताइए इसमें से क्या होगा, आप लोगों को पता ही है। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा 9 नंबर का वो हो जाएगा बी नंबर Ag, यानी कि यहाँ पर बी नंबर हो गया। अच्छा इसके साथ और भी जान लीजिए कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है। देखिए तांबा भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है, जस्ता भी होता है, सोना भी होता है, चांदी भी होता है। ये सब जो चीज़ है विद्युत का प्रवाहित विद्युत चालक है, यानी कि इससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लोग ले जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। बताइए, वर्ग कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिना समय को नष्ट किए हुए जान लीजिए आप लोग कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो बताइए Fe, या ऑप्शन नंबर बी Cu, ऑप्शन नंबर बी Cu, ऑप्शन नंबर सी Ni, और ऑप्शन नंबर डी Sb। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा 11 नंबर का। तो देखिए जान लीजिए कि यहाँ पर उप धातु के जो बारे में कह रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Sb। Sb को क्या बोलते हैं हम लोग, तो Sb को बोला जाता है एंटीमनी। क्या बोलते हैं, एंटीमनी। अच्छा इसके सिवाय और भी जान लीजिए कि उपधातु के बारे में। देखिए उपधातु की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन होता है, तो जान लीजिए बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, और जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, और टेलेरियम होता है, और पोलोनियम होता है। यानी कि हमने जो 7 को बताए हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 7 को होता है उपधातु, पता नहीं कोई भी दे सकता है आप लोग के एग्जाम में। चलिए देखिए अगला पीतल दिया है। देखिए पीतल कह रहा है कि पीतल क्या है, यानी कि पीतल जो है किस प्रकार की धातु है। अच्छा पीतल धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या उपधातु है। तो बताइए 12 का कौन सा होगा। देखिए जो पीतल है ये कैसी धातु है, मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। अच्छा मिश्र धातु में जान लीजिए, मिश्र धातु में कांसा, पीतल और टाका ये सब जो चीज़ है ये सब मिश्र धातु के उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए एक पीतल हो गया, एक और ले लीजिए कांसा, और एक पीतल दिया ही है। तो ये जो 3 गो है ये मिश्र धातु के उदाहरण है। इसके सिवाय और भी उदाहरण हो सकते हैं, है भी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। बताइए जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, या ऑप्शन नंबर बी 7 से कम होता है, या ऑप्शन नंबर डी 7 से अधिक होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अच्छा जब अम्लीय विलयन का 7 से कम हो गया, जो क्षारीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होगा। तो उसको हम लोग कौन सा विलयन बोलेंगे, क्षारीय विलयन बोलेंगे। यानी कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक, और अम्लीय का होता है 7 से कम। याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है मीथेन, बी में दिया है इथेन, और सी में दिया है प्रोपेन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्यूटेन।
तो बताइए क्या होगा। देखिए जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वो है मीथेन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा यहाँ पर तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। और ये भी जान लीजिए कि मीथेन का जो है सूत्र कितना होता है। तो देखिए मीथेन का सूत्र होता है CH4। उसके बाद इथेन का भी जान लीजिए, तो इथेन का होता है C2H6। प्रोपेन का भी जान लीजिए, तो देखिए प्रोपेन का होता है C3H8। और ब्यूटेन का भी C4H10। ये जो है इस सब का सूत्र है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा C4H10। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कूट उत्पाद किस में पाया जाता है, बताइए। पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 का क्या होगा। तो देखिए कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हुआ, सही हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, बताइए। पुष्पी पौधे में किस तरीके का लैंगिक जनन होता है, यानी किसके द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 16 नंबर का क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्पी पौधों में, जिस पौधों में पुष्प रहते हैं उनका लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे बड़ा जो फूल कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा जो फूल होता है वो रैफ्लेसिया का होता है। रैफ्लेसिया का ये फूल होता है। और ये भी जान लीजिए कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के जंगल में पाया जाता है, रैफ्लेसिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि निम्न में से उत्सर्जी अंग है, यानी कि उत्सर्जी अंग यानी कि जो शरीर से बेकार की चीज को बाहर निकालता है उसको बोला जाता है उत्सर्जी, यानी उत्सर्जन वाला खराब चीज, बेकार चीज, जैसे पसीना, मल मूत्र हो गया। तो उत्सर्जी अंग कौन सा है, बताइए। ब्रिक है, अग्नाशय है, आँख है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान लीजिए कि उत्सर्जी जो अंग होगा यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर कि उत्सर्जी जो अंग होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 4। अब देखिए चारों का नाम जान लीजिए आप लोग। तो देखिए एक होता है ब्रिक, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है, ऑप्शन में ही है, पहला नंबर ऑप्शन में है ब्रिक। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं यकृत। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है फेफड़ा, या फेफड़े आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद फिर चौथा नंबर में आ जाता है त्वचा। त्वचा से जो है क्या निकलता है, गर्मी निकलता है, और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि शुक्राणु बनता है, बताइए शुक्राणु जो है कहाँ बनता है। वृषण में बनता है, मूत्राशय में बनता है, या गर्भाशय में बनता है, या अंडाशय में बनता है। तो बताइए शुक्राणु जो है कहाँ बनता है। देखिए जो शुक्राणु होता है ये वृषण में बनता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 18 का ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक संसाधन नहीं है दिया है। जब भी क्वेश्चन नहीं मिलाएगा तो आप लोग इसको इस तरह से घेर लीजिएगा, तो क्या होगा कि क्वेश्चन बनाने में गलती नहीं होगा। तो देखिए 19 का बताइए कौन सा होगा। वायु होगा, मृदा होगा, जल होगा, या जीवधारी होगा। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन कह रहा है, तो देखिए वायु भी जो है प्रकृति के द्वारा मिलता है, मृदा भी मिलता है, और जल भी मिलता है। लेकिन जो जीवधारी है ये इस कैटेगरी से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 19 नंबर का डी हो जाएगा सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, बताइए। जिस व्यक्ति को इंसुलिन की कमी है उसे कौन सा रोग होगा। तो घेंघा होगा, बौनापन होगा, या मधुमेह रोग होगा। तो बताइए 20 का क्या होगा। देखिए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसको हम लोग चीनी रोग भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हो गया 20 का सी। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जो घेंघा होता है, घेंघा किसके कारण होता है। तो आयोडीन के कारण जो है, जिस व्यक्ति का आयोडीन की कमी रहता है उसे घेंघा रोग हो जाता है। और बौना रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है। तो जान लीजिए कि बौना रोग जो होता है थायरोक्सिन के कमी के कारण होता है। कौन सा, थायरोक्सिन जिसके अंदर कमी रहेगा वो जो है व्यक्ति क्या हो जाएगा, यानी कि थायरोक्सिन जो एक प्रकार का हार्मोन है,
इसकी कमी के कारण जो है व्यक्ति जो है बौना हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हो गया ऑप्शन हम लोगों का जो सही है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है, या वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। ए और बी का मतलब यही हुआ। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 21 नंबर का क्या होगा। देखिए समतल दर्पण द्वारा हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है, 22 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। बताइए किस लेंस का व्यवहार या उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। देखिए ए नंबर में दिया है उत्तल दर्पण, बी में दिया अवतल दर्पण और सी नंबर में दिया है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 22 नंबर का कौन सा होगा। देखिए जो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किया जाता है। चलिए देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 में दिया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस जो है पाया जाता है। बताइए उत्तल लेंस पाया जाता है, अवतल लेंस पाया जाता है, या वलयाकार, या ऑप्शन नंबर डी में बाइफोकल लेंस पाया जाता है। तो बताइए 23 नंबर का क्या होगा। देखिए मानव के जो नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तल लेंस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 23 नंबर का ए नंबर। 23 का क्या हो जाएगा ए। एक चीज़ और जान लीजिए कि मानव नेत्र के बारे में दिया है, तो मानव का जो एक क्वेश्चन और है कि मानव का नेत्र जो है कितने मेगापिक्सल का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जान लीजिए कि जो मानव का आँख है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बताइए वैसे यंत्र का नाम बताइए जिससे विभवांतर मापा जाता है, आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 24 का यानी 24 का क्या होगा। तो देखिए विभवांतर जो है वोल्ट मीटर में मापा जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि विभवांतर का जो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा विभवांतर जो है किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर का आविष्कार किसने किया था, तब वोल्ट मीटर का आविष्कार जो है हैस आर, यहाँ पर हम लिख देते हैं हैस आरेस्टक। देखिए आरेस्टड ने जो है इसका खोज किया हुआ था, किसका, विभवांतर का। परीक्षा में आप लोगों का ये पूछ सकता है कि विभवांतर का खोज किसने किया था, तो आप लोग बताइएगा हैस आरेस्टक, आरेस्टड है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि विद्युत धारा, हाँ, आमीटर को विद्युत धारा परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बताइए तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, या ए और बी यानी कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम दोनों में जोड़ा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा 25 का। तो देखिए यहाँ पर जो 25 है यहाँ पर हो जाएगा 25 का कौन सा नंबर हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि यहाँ पर कौन सा सही हो गया, ए नंबर। अब चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब 26 के तरफ में। अच्छा 26 में चलिए, देखिए 26 यहाँ पर आ गया। देखिए 26 में दिया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए वोल्ट होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, या एम्पियर होता है। बताइए 26 का क्या होगा। तो देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 27 में। तो यहाँ पर 26 का क्या हो गया, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 27 नंबर का क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा अवतल दर्पण जो द्वारा जो क्या बनता है, हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 27 का बी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि CuO प्लस H2 रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है उपचयन, बी में दिया उपचयन, और सी नंबर में दिया है उदासीनीकरण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिडक्स। तो बताइए 28 नंबर का क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो होगा रिडक्स अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, 28 का डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। बताइए, सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 29 का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वैद्युत संयोगी कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, यानी कि यहाँ पर हो गया 29 का ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर में दिया है कि कार्बन हाइड्रोकार्बन से संयोग करके क्या बनाता है। बताइए, तो आयनिक यौगिक बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, या अम्लराज बनाता है। तो बताइए 30 का क्या होगा। तो देखिए जो कार्बन हाइड्रोकार्बन है, ये जो संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि बार बार परीक्षा में पूछता है कि अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, आज ही बता दे रहे हैं। तो इसका सूत्र होता है HNO3+3HCl। आप लोग को एकदम रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। बताइए आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग का सदस्य है वो कैसा है सदस्य, अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय धातु है, या मिश्र धातु है। तो बताइए 30 का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 30 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, बी सही हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हाँ 31 तो हो गया। 32 देखिए अब। हाँ देखिए 32 में दिया है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, यानी कि CO2 मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कितने परसेंटेज हैं। तो बताइए 0.01%, 0.05%, 0.03 और 0.02%। तो बताइए 32 का क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो 32 है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.03% जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। यहाँ पर हो गया 32 का बी नंबर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 32 का हो जाएगा सी नंबर। हाँ ठीक है, 32 का सी नंबर, 32 का सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि NaOH है, क्या है भाई, अम्लीय है, क्षार है, लवण है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है 33 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 33 का बी हो जाएगा, यानी कि ये जो है NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार है। तो देखिए 33 का हो गया यहाँ पर बी नंबर। और NaOH को क्या बोला जाता है, तो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, NaOH को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर। देखिए 34 नंबर में दिया है कि ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है, तो एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वसा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एंजाइम है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्बोहाइड्रेट है। तो बताइए 34 का क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही हुआ। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ऑक्सीन जो है पौधों में पाया जाता है, पौधों का हार्मोन है, और ये जो है पतझड़ को भी रोक सकता है, यानी कि जो पौधे गिरते हैं, पत्तियाँ गिरती है, उसको रोक सकता है ऑक्सीन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है कि मानव मादा के जनन भाग का भाग नहीं है, यानी कि मानव मादा जो होती है मादा, उसका जनन अंग का कौन सा भाग नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, यहाँ पर होगा शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर देखिएगा कि नहीं दिया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा यदि नहीं उसका भाग है। और गर्भाशय भी मानव के मादा में पाया जाता है, और डिम्बवाहिनी भी पाया जाता है, यानी कि शुक्रवाहिका जो है मानव में, पुरुषों में पाया जाता है, मादाओं में नहीं पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 का हो जाएगा सी नंबर।
आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया 36 नंबर दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो CO2, क्लोरोफिल, या ऑप्शन नंबर सी में दिया है सौर प्रकाश, या इनमें से सभी। 36 नंबर का बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है स्वपोषी के लिए CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो 3 गो ऑप्शन सही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये 3 ऑप्शन जो कट जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बच जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 36 नंबर का डी। आगे देखिए 37 नंबर, देखिए 37 में दिया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए यहाँ पर दिया है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो देखिए यहाँ पर जो 37 है यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है एड्रिनल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हुआ। एक चीज़ और जान लीजिए कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी होती है। कौन सी होती है, पिट्यूटरी। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, पिट्यूटरी जो होती है ग्रंथि होती है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि है, यहाँ पर छोटी ग्रंथि है। चलिए देखिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 38 में क्या दिया है कि पादप हार्मोन उदाहरण है। कैसा उदाहरण है, तो बताइए पेप्सिन का उदाहरण है, या एड्रेनालिन का उदाहरण है, ऑक्सिन का उदाहरण है, या टेस्टोस्टेरोन का उदाहरण है। 38 का बताइए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 38 है यहाँ पर हो जाएगा पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अच्छा, पेप्सिन जो हार्मोन जो है, ये जो हार्मोन जो है पादप विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि पौधों के विकास के लिए पेप्सिन बहुत ही लाभदायक होती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 39 में दिया है कि पराग कोष में होता है। बताइए पराग कोष में क्या होता है, या पराग कोष में, हाँ बताइए बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या परागकण होता है। 39 का बताइए। देखिए जो 39 नंबर है यहाँ पर पराग कोष में क्या होता है, अंडक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, यहाँ पर सी नंबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन आज का, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। तो आप लोग रट्टा मार लीजिए किसका होगा। पहले ऑप्शन सुनिए, कांच की सीली, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रिज्म। बताइए, तो आप लोग रट्टा मार लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। स्पेक्ट्रम जब भी कहेगा तो आप प्रिज्म पर जाइएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि प्रिज्म का जो खोज है कब हुआ था, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। प्रिज्म का जो खोज हुआ था वो कितना में हुआ था, 1665 ईस्वी में प्रिज्म का खोज हुआ था।